हेलो स्टूडेंट, 11वीं क्लास में हमने एक लेक्चर डाला था परमाणु संरचना। उसमें हमने बताया था कि कुछ बेसिक पॉइंट इस चैप्टर के बारे में। तो ये आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द टॉपिक बोहर का परमाणु मॉडल, यानी बोहर के परमाणु मॉडल से। तो देखिए बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है ये हमें समझना है इसमें। जैसा कि आप जानते होंगे कि कोविड-19 महामारी की वजह से कुछ जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। वैसे जो मॉडल होते हैं एटॉमिक मॉडल यानी परमाणु जो मॉडल होते हैं, परमाणु मॉडल और भी कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने तथ्यों के आधार पर दिए हैं। तो जैसा आप जानते होंगे 9th क्लास में भी पढ़े होंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और उससे भी पहले पढ़ा होगा जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो मॉडल किस पर आधारित होते हैं? परमाणु की संरचना और उसमें क्या व्यवस्थित होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर व्यवस्थित है, ये सारा हमें मॉडल से जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने दिया था जो मॉडल, और उसके बाद रदरफोर्ड ने। तो ये सारे वैसे टॉपिक तो इसमें से हटा दिए गए हैं, लेकिन वो भी हमें आने चाहिए। उसके बाद ही हम ये जान पाएंगे आगे कि नील बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है। तो जो तुम्हें आपने 9th क्लास में जो पढ़े होंगे रदरफोर्ड और थॉमसन वाले मॉडल, तो देखिए परमाणु क्या होता है उसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी यहाँ पे हमें आनी चाहिए। परमाणु एक विद्युत उदासीन यानी पूरे परमाणु पर कोई चार्ज यानी आवेश नहीं होता है। परमाणु कैसा होता है? विद्युत उदासीन अति सूक्ष्म गोलाकार कण होता है, यानी बहुत छोटा और एक गोलाकार कण होता है। तो वही हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर। देखिए कि एक को ये गोला है, मान के चला है हमने, ये माना है कि एक गोला है जो वो तुम्हारा कोई गोला है वो परमाणु की तरह कार्य कर रहा है। जो समझ रहे हैं हम उसको मान के चल रहे हैं कि ये परमाणु है। तो हमने माना कि ये एक परमाणु है। तो परमाणु में एक सेंट्रल होगा, किसी भी गोला का सेंट्रल होता है जैसे, तो परमाणु का एक सेंट्रल होगा, सेंटर यानी केंद्र जिसे कहेंगे। तो केंद्र में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। नाभिक कैसा होता है? धन आवेशित, पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज नाभिक पर किसकी वजह से आता है? न्यूट्रॉन कैसा होता है तुम्हारा? विद्युत उदासीन। और प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो कहने का मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि टोटली जो नाभिक पर चार्ज आता है वो प्रोटॉन के कारण ही आता है। क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल यानी उदासीन। तो अब चार्ज किस पर बचा? केवल प्रोटॉन पे। और प्रोटॉन की वजह से नाभिक हो गया पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक, धन आवेश। अब देखिए, अब बोहर परमाणु के कुछ जो बिंदु हैं वो हम समझते हैं कि बोहर ने परमाणु के बारे में क्या क्या फैक्ट यानी क्या क्या तथ्य दिए। तो देखिए नंबर 1, बात नंबर 1 हमें सबसे पहले ध्यान रखनी है। बोहर ने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु जो नाभिक होता है परमाणु में, परमाणु नाभिक के बाहर अनेक कक्षाएं संभव होती हैं। बोहर ने क्या कहा कि परमाणु नाभिक के बाहर अनेक कक्षाएं संभव होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कक्षाएं संभव हैं। पॉसिबल हैं कक्षाएं नाभिक के बाहर बहुत सारी, अनेक, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उन सभी कक्षाओं में होंगे या चक्कर लगा रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। ये बात को हमें ध्यान रखना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि परमाणु नाभिक के बाहर अनेक कक्षाएं संभव होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। परमाणु नाभिक के बाहर अनेक कक्षाएं संभव होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ
निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। अब बात नंबर 2 ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या बताई इन्होंने कि देखिए जैसे अभी हमने पहले पॉइंट में देखा कि परमाणु जो नाभिक है, मान के चलिए ऐसे कुछ बहुत सारी कक्षाएं संभव हैं, पॉसिबल हैं। बोर ने क्या बताया कि नाभिक के बाहर अनेक कक्षाएं संभव हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उन सभी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होंगे। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है। जिनकी ऊर्जा कैसी होती है? निश्चित, एक डेफिनेट एनर्जी वाले कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अब यहां कह सकते हैं 2 नंबर में, बात नंबर 2 पर, कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाले कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये बात किसने कही? बोहर ने। नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड पे देखिए, तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मान के चलिए कोई भी कक्षक है सॉरी, और वो किसी उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। मान के चल रहे हैं कि ये वाला जो कक्षक है इसमें इलेक्ट्रॉन राउंड गोल चक्कर लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं किसी कक्षा में, तो जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा उस कक्षा के कोणीय संवेग का मान, उस कक्षा के कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणक होगा। पूर्ण गुणक या गुणज कह सकते हैं, गुणज। h/2π का पूर्ण गुणज होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उस कक्षा के कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणक होता है। देखिए मान के चलिए कोई कक्षा है, n कक्षा मान ली हमने, n का मतलब कक्षा 1 2 3 4, n तो कोष संख्या होती है कक्षा की संख्या। तो वहां पे हो जाएगा कोणीय संवेग बराबर nh/2π, और कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr। तो mvr बराबर nh/2π, वेयर जहां पर m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है किसी कक्षा में, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो भी मास होगा, उस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा। v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो किसी वेग से चक्कर लगा रहा होगा। r क्या है? यहाँ पर r इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उस कक्षा की त्रिज्या। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? r बराबर कक्षा की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सेल। r क्या है? कक्षा की त्रिज्या। अब इधर आ जाए, n यहां पर क्या है? कक्षा संख्या। कक्षा की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहा है उस कक्षा की ये संख्या होगी। पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो 1, दूसरे में तो 2, तीसरे में तो 3, इस तरीके से। और यह लास्ट में बचा h। आपका यहाँ प्लांक नियतांक है। h क्या है? प्लांक नियतांक।
इस तरीके से थर्ड पॉइंट में वैज्ञानिक रोहन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उसके कोणीय संवेग का मान यानी mvr का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है। तो कॉपी कर लीजिए इसे एक बार। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। अब देखिए नाभिक है ये हमारा और इसके बाहर कुछ कक्षाएं हैं। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन है हमारा किसी कक्षा में, इलेक्ट्रॉन हमारा किसी कक्षा में, मान के चलिए इलेक्ट्रॉन ये कक्षा नंबर 1, इस वाली कक्षा में n1 कक्षा मान लो इसे, और इसे मान लो n2, पहली दूसरी, या n बराबर 1 n बराबर 2 ऐसे लिख लीजिए। तो n बराबर 1 n बराबर 2 प्रथम कक्षा और द्वितीय कक्षा, तो इस कक्षा की कुछ एनर्जी होगी। अभी क्या कहा था या क्या समझा था हमने कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाएगा उसकी निश्चित ऊर्जा होगी। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसका मतलब यह है कि उस इलेक्ट्रॉन को जो कक्षा में चक्कर लगाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहां से मिल रही है, उस कक्षा से प्राप्त हो रही है उसे। तो इसकी एनर्जी E1 मान ली, और कक्षा 2 है जो मतलब कोष संख्या 2, उसकी एनर्जी या ऊर्जा है वो हमने मानी E2। कक्षा 2 में n बराबर 2 की एनर्जी कितनी है E2, n बराबर 1 की एनर्जी कितनी है E1। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप कर जाता है, जंप मतलब कूद जाता है। कहने का मतलब सीधा सा कि इलेक्ट्रॉन कभी कभी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा या तो उत्सर्जित होगी या ऊर्जा अवशोषित होगी। कहने का मतलब देखिए समझिए कि मान के चलिए कोई इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में है, प्रथम कक्षा, और प्रथम कक्षा से वो द्वितीय कक्षा में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी लेवल क्या है E1 और इसका एनर्जी लेवल क्या है E2। जब पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में यानी लो कक्षा है तो उसकी एनर्जी लेवल भी लो होगा, एनर्जी उसकी कम होगी। पहली कक्षा इसकी एनर्जी लेवल क्या होगा कम, और दूसरी कक्षा में जा रहा है तो इसकी एनर्जी लेवल क्या होगा हाई, अधिक एनर्जी होगी इसकी। तो जब इलेक्ट्रॉन मान के चल रहे हैं हम कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप कर रहा है तो एनर्जी लेवल पहला जो कोष है उसका एनर्जी लेवल कम होगा, यानी उसकी एनर्जी ऊर्जा कम होगी, और कम से कम एनर्जी वाले कक्षा से इलेक्ट्रॉन अधिक एनर्जी वाले कक्षा में जाना चाह रहा है तो उसे उतनी एनर्जी प्राप्त करनी होगी। पहली कक्षा की एनर्जी कम है और दूसरी कक्षा में जाना है उसे, तो पहली कक्षा की एनर्जी हमेशा कम होगी, दूसरे की ज्यादा होगी। तो पहले से दूसरे में जाने के लिए उसको उतनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी उतनी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब उसको इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और जब इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो वहां उस आवश्यकता का मतलब क्या, उसे एनर्जी चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा का क्या करेगा अवशोषण, वहां पर ऊर्जा का अवशोषण होगा। उसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए, यानी लो कक्षा से लो एनर्जी वाला जो कक्षा है इसकी एनर्जी कम है और उस कक्षा से हाई एनर्जी वाली कक्षा में जाना है तो क्या चाहिए, ऊर्जा उसे चाहिए, यानी ऊर्जा की उसे आवश्यकता है, तो ऊर्जा का वहां पर क्या हो रहा है अवशोषण। जस्ट इसके विपरीत होता है, जब जस्ट इसके विपरीत का मतलब उल्टा इसका क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जाएगा, मतलब कहने का है कि इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है
जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा हाई है और वो दूसरी कक्षा में जाना चाह रहा है जिसकी ऊर्जा कम है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ ज़्यादा से कम में जा रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी में जाना है तो उसके पास कुछ ऊर्जा बचेगी शेष। तो वो ऊर्जा बचेगी, वो ऊर्जा क्या करेगा, वो छोड़ेगा अपने में से, यानी वो ऊर्जा को करेगा उत्सर्जित। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन कक्षा चेंज करता है, कक्षा में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का क्या होता है, या तो अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा। नोट पॉइंट और भी या अगला पॉइंट इसी में नोट कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले कक्षक से कम ऊर्जा वाले कक्षक में कूदता है, जंप करता है, तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से कम ऊर्जा वाली कक्षा में अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से दोबारा ध्यान दें, तो जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से कम ऊर्जा वाली कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नंबर 2, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाली कक्षा से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में कूदता है तो ऊर्जा अवशोषित होती है। अब मान लीजिए, माना प्रथम कक्षा की ऊर्जा लेवल कितना है, E1, तथा द्वितीय कक्षा की ऊर्जा E2 है, तब उत्सर्जित व अवशोषित ऊर्जा डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। यानी कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है। कहने का मतलब जो कक्षा पहली है उसकी ऊर्जा E1 है और उस कक्षा से द्वितीय कक्षा में E2 वाली एनर्जी वाली कक्षा में जा रहा है, E2 एनर्जी वाली कक्षा में, द्वितीय कक्षा में। तो इसकी जो एनर्जी का गैप निकालेंगे, कैसे निकलेगा, E2 माइनस E1। जो भी अंतर होगा वो या तो उसमें अवशोषित हो रही होगी वहां पर या उत्सर्जित। ये कैसे